Hello, dear students, good morning. And now we will continue our seventh chapter of supplementary, The Open Window. It's a second comprehension of this story, and we have already read first comprehension of this chapter. फर्स्ट कॉम्प्रहेंशन में आपने वेरा वेरा और मिस्टर फ्रैम्पटन की मीटिंग के बारे में पढ़ा था। वेरा जो है फ्रैम्पटन को बताती है कि जिस घर में आप बैठे हो वहाँ की जो मालकिन है मिसेस स्पेलेटन, वो उसकी आंटी हैं, किसकी, वेरा की। और उनके साथ 3 इयर्स एगो एक ट्रेजिडी हो गई थी। क्या ट्रेजिडी थी कि उनके जो हस्बैंड और 2 भाई, किसके, आंटी के, वो तीनों ही हंटिंग के लिए, शिकार के लिए गए थे बाहर। और उसके बाद उन 3 साल पहले गए थे आज के ही दिन। उसके बाद वो लौट कर कभी नहीं आए आज तक, ना उनकी कोई बॉडी मिली और ना ही उनके बारे में कुछ पता लगा। लेकिन फिर कहते हैं कि आपके पीछे जो विंडो है, ओपन विंडो है, ये इसलिए ही ओपन रहती है और इसको आंटी जो है शाम तक खोल के रखती है, दिन छिपने तक खोल के रखती है, कि उनको एक बिलीव है, एक फेथ है कि एक ना एक दिन वो तीनों लौट कर ज़रूर वापस आएंगे। तो इस तरह की वो उनसे बातें करती रहती है मिस्टर फ्रैम्पटन से। तो अब इस कॉम्प्रहेंशन में जो आंटी है वो एंट्री करती है, आती हैं वो। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, दैट्स रिगार्डिंग टू दिस कॉम्प्रहेंशन। मिसेस पैल्टन कम्स डाउन एट लास्ट एंड इनएडवर्टेंटली कन्फर्म हर नीस स्टोरी। मिसेस पैल्टन क्या होती है, नीचे आती है, लास्ट में नीचे आती है और वो बहुत ही इन एडवेंटली कन्फर्म हर नीस स्टोरी, और अपनी नीस, अपनी भतीजी, नीस मीन्स भतीजी, अपनी भतीजी की जो कहानी है जो उसने बताई थी उसको वो बिना सोचे समझे ही विश्वास के साथ कंफर्म कर देती है, हाँ वही सही है। फ्रैम्पटन ट्राइज टू acquaint his host with the nature of his ailment. फ्रैम्पटन कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है कि वो अपनी एलिमेंट, अपनी बीमारी के बारे में बताए, उसके नेचर के बारे में, मीन्स उसकी बीमारी में उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो अपनी होस्ट को बताना चाहता है। किसको, मिसेस स्पेलेटन को अवगत कराना चाहता है। थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्जन हिज नर्व्स। ओपन विंडो के द्वारा जो चीज़ें वो देख सकता था, जो चीज़ें थी उसने देखी थी वहाँ पर, वो सारी चीज़ें उसकी नर्व्स को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकती थी, उसको जो प्रॉब्लम थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकती थी। देन स्टार्ट। शी ब्रॉक ऑफ विद अ लिटिल शडर। शी इसमें वेरा के लिए यूज किया गया है। शी ब्रॉक ऑफ विद अ लिटिल शडर, वह हल्की सी कांप जाती है, वह थोड़ी हिल जाती है, डर जाती है। It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a world of apologies for being late in making her appearance. It was a relief to Frampton. Frampton के लिए एक आरामदायक बात थी, एक उसे रिलीफ मिला कि when, कब, जब आंट बिस्टल, बिस्टल मीन होता है एंटर करना, जब मिसिज स्पैलेटन रूम में एंटर करती है विद अ वर्ल्ड ऑफ अपॉलॉजीज। किस तरह से, जब वो आती है वहाँ पे तो बहुत सारे अपॉलॉजी, बहुत सारी क्षमा याचना, मतलब कि भाई बार बार वो माफ़ी मांगते हुए बहुत सारे वर्ड्स बोलती है। और किस किस बात की माफ़ी मांग रही है, फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए। वो कहती है भाई मुझे आने में बहुत देर हो गई है, आपके सामने आने में, मैं आप भाई काफ़ी टाइम से आप मेरा वेट कर रहे हो, तो बहुत सारी इस तरह से उससे माफ़ी मांगती है कि उसके लिए सॉरी। आई होप वेरा हैज़ बिन अमेजिंग यू, शी सेड। वह कहती है कि मुझे उम्मीद है कि वेरा ने आपको बहुत एंटरटेन किया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा, उसने आपको बोर नहीं होने दिया होगा। शी हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग, सैड फ्रैम्पटन। बताते हैं, फ्रैम्पटन इसका रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छी है वो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सैड मिसेस स्पैल्टन ब्रिस्कली। मिसेस स्पेल्टन एकदम से बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि आप जो ये आपके पीछे जो विंडो है, ओपन है, इसको आपने माइंड नहीं किया होगा, आपको बुरा नहीं लगा होगा। माई हस्बैंड, वो फिर बोलती जाती है, माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग। कहती है मेरे हस्बैंड और जो ब्रदर्स है वो आते ही होंगे, सीधे अब हंटिंग से आते ही होंगे। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वे हमेशा इसी रास्ते से अंदर आते हैं। They have been out for sneak in the marshes today.
सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट्स। वो कहती है दे हैव बीन आउट फॉर स्नीप। स्नीप एक बर्ड होता है जो दलदल में पानी में रहता है। कहते हैं कि वो किसके लिए गए हैं बाहर, आज क्यों गए हैं, कि वो दलदल में जो स्नीप बर्ड है ना उसका शिकार करने के लिए गए हैं। और शो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट्स, और इसीलिए वो मेरे कारपेट को पूरी तरह से गंदा भी कर देंगे, क्योंकि वो दलदल में है। जब आप किसी मड में कीचड़ में पैर रखते हो तो आप पूरे गंदे भी हो जाते हो, तो उसके उन्हीं पैरों से जब आप अंदर आओगे तो ऑब्वियसली है कि रूम है, हाउस है, होम है, और जो फ्लोर है, कारपेट है, वो सब गंदा हो जाएगा जहाँ भी आप पैर रखोगे। तो बताती है कि हाँ, वो स्निप की हंटिंग के लिए गए हैं, बाहर गए हैं, दलदल में गए हैं आज, और वो टोटली जब वो अंदर आएंगे तो इस कारपेट को पूरे तरह से गंदा कर देंगे। सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट। वो कहते हैं कि जैसे तुम भाई, वो कहते हैं सो लाइक यू, तुम्हारी तरह जो आदमी होते हैं उनकी आदतें होती हैं, आदमी की आदत होती है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? शी रेटल्ड ऑन cheerfully about the shooting and scarcity of birds and the prospects for duck in the winter. रेटल्ड ऑन, रेटल होता तो यहाँ पे गो वर्ड आप यूज कर सकते थे, रेटल्स होता तो गॉज, बट यहाँ पे है रेटल्ड। इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ रेटल, मीन्स वेंट, गो। ठीक है। शी रेटल्ड ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग। वह चेयरफुली, बहुत खुश होकर के बताती जाती है। अब यहाँ पे जाने से वर्ड मीनिंग नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा कि वह बताती रहती है जो बात वो कर रही है। किसके बारे में बता रही है वो? शूटिंग के लिए। शूटिंग मतलब कि हंटिंग के लिए बता रही है, शूट करना गन से। एंड द स्कारसिटी ऑफ बर्ड्स, स्कारसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ बर्ड्स, और पक्षियों की जो कमी हो गई है वो भी बता रही है कि बहुत ही मतलब हंटिंग के लिए गए हैं और आजकल भी जो पक्षी हैं वो कहाँ मिलते हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और क्या बातें करती है वो? विंटर में डक को ढूंढना, डक को सर्च करना, उसको भाई हंटिंग के लिए कैसे भी सर्च करना भी बहुत बड़ी बात है। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल। फ्रैम्पटन के लिए ये पूरी तरह बहुत ही हॉरिबल चीज़ थी, बहुत ही मतलब कि अनइंटरेस्टिंग चीज़ थी, उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ही मेड ए डिसेपरेट बट ओनली partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic. He made it separate, वो अपने आप को डिसेपरेट करता है, बट ओनली partially successful effort to turn the talk on the less ghastly topic। और वह जो ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक से घासली होता है जो मतलब कि कम डिप्रेशन वाला हो, कम डिप्रेसिव हो। भाई वो ये चाहता है कि बहुत वो कोशिश करता है कि जो ये टॉपिक है इसको चेंज कर दिया जाए, इनका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए और ये दूसरा कोई टॉपिक लें। इस तरह से वो कोशिश करता है, इस तरह की वो बातें करता है, और जो कि इस टॉपिक से कम डिप्रेसिव हो, कम डिप्रेशन करने वाला हो, कम परेशान करने वाला हो। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. He was conscious, वह जानता था, उसको इस बात का, मिस्टर फ्रैम्पटन को इस बात का अच्छे से पता था, चल गया था कि उसकी जो होस्टेस है, होस्टेस मतलब जिनके हम घर जाते हैं, जो घर जाते हैं, सपोज कीजिए आपके घर में कोई आया है तो वो आपका गेस्ट है, बट आप उसके क्या हो? होस्ट हो। आप उसकी मेज़बानी कर रहे हो, उसका मतलब कि मेहमान नवाजी कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं होस्ट। तो अच्छे से जानता था जिसके घर पे मैं आया हूँ, मिसेस स्पेल्टन, वो वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन, कि वह बहुत ही कम अटेंशन उसको दे रही है, भाई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही उसकी तरफ। एंड हर आइज़ वर कंस्टेंटली स्टरिंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो, और बार बार उसकी जो आंखें हैं वो कहाँ पर जाके टिक जाती हैं? उस ओपन विंडो पर, बार बार वो उधर ही देखी जा रही है। एंड द लाइन बियॉन्ड, और पीछे की तरफ जो लॉन है ना, ग्रीन लॉन, उसकी तरफ देख रही है। इट वॉज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary। वो कहता है ये निश्चित तौर से एक अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश कौन इंसिडेंस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है ये कि ही शुड हैव पेड, कि वह आज के दिन आया,
कि आज कौन सा दिन है, एक ट्रेजिक, आज के ही दिन इनके घर में ये भाई तीनों आदमी थे, चले गए थे और वापस नहीं आए उसी दिन, और आज उसकी एनिवर्सरी है, ट्रेजिक एनिवर्सरी, और आज के ही दिन वो आया है, 3 साल पहले घटना हुई थी। तो ये कहता है ये एक इत्तेफाक है और भाई आज के दिन उसको यहाँ पर आना पड़ा। The doctors agree in ordering me complete rest, an absence of mental excitement, and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton. Frampton बोलता है ताकि भाई उनका माइंड थोड़ा और इधर हटे, वहाँ से जो बर्ड वर्ड की या हंटिंग वगैरह उन सब की बातें कर रहे थे, वहाँ से माइंड हटे। तो कहता है कि डॉक्टर ने मुझे भाई क्या है, कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा है, और उन्होंने मेंटल एक्साइटमेंट, जो किसी तरह का एक्साइटमेंट वगैरह के लिए भी बोला है कि किसी तरह का ये एक्साइटमेंट वगैरह नहीं रखना है, और अवॉइड करना है मुझे किसी भी तरह का वायलेंट फिज़िकल एक्सरसाइज, ये सब जिससे काफ़ी वायलेंट हो, इस तरह की उसके फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह के लिए मना किया है, जो मुझे अंदर तक हिला दें, इन सब चीज़ों के लिए उसने मना किया है डॉक्टर ने। Who labored under the tolerably widespread delusion that total stranger and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailment and infirmities, their cause and cure. होल एवरेज जो प्रयास करता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कोशिश करता है, काफ़ी मेहनत करता है, अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड की डेल्यूशन की, क्या होता है कि जब टोटल स्ट्रेंजर, आप थोड़ी देर बैठे हो किसी के साथ, थोड़ी देर आप स्ट्रेंजर हो, एक दूसरे से अजनबी हो, लेकिन धीरे धीरे आप एक दूसरे से नॉन हो जाते हो, एक दूसरे से जान पहचान बना लेते हो, एक दूसरे को जानने लगते हो। उसके बाद क्या होता है कि एक हंगर फॉर द लिस्ट डिटेल, एक अंदर से एक लगता है कि भाई हमें सामने वाले की बीमारी के बारे में, उसकी जो कंप्लेंट्स हैं, इन्फर्मिटीज़ कंप्लेंट्स हैं, उसके बारे में, क्यों उसको बीमारी है, क्या रीज़न है, क्या इसका क्योर है, क्या इलाज है, इन सब के बारे में भाई जानना चाहिए। बट यहाँ पर एक भ्रम ही था, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। डेल्यूशन मीन्स वेड स्प्रेड डेल्यूशन, बहुत ही फैला हुआ भ्रम था फ्रैम्पटन को कि भाई अभी पूछेगी, अब तक तो हम स्ट्रेंजर थे, अब थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, तो अब ये मेरे बारे में पूछेगी, बीमारी के बारे में पूछेगी, उसके क्योर के बारे में, क्योर्स के बारे में, और भाई इन्फर्मिटीज़, क्या मुझे प्रॉब्लम्स हैं, क्या शिकायतें हैं, इन सब के बारे में पूछेंगी, क्योंकि अब हम क्या हो गए हैं, एक्वेंटेंसेस, एक दूसरे को जानने लगे हैं। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यू। मिस्टर फ्रैम्पटन जो है अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं और कहते हैं ऑन द मैटर ऑफ डाइट, डाइट के मैटर में दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं दिया, किसी तरह का कोई ख़ास समझौता नहीं किया, या कोई भी मतलब मुझसे स्पेशल हिदायत नहीं दी, किसने, डॉक्टर ने। वो भी डॉक्टर की बातें बता रहा है कि डॉक्टर मुझे ऐसा ऐसा करने के लिए बोला है। नो, said Mrs. Spalaton in a voice which only replaced a yawn at the last moment. मिसेस स्पेल्टन बस क्या आंसर देती है, नो। और ये जो वॉइस है ना बोलने की, ये वॉइस भी धीरे धीरे किस में रिप्लेस हो जाती है, यान में, मतलब कि उबासी, लास्ट मोमेंट में वो उबासी लेते हुए चुप हो जाती है। देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन बट नॉट व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। देन फिर अचानक से वो ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन, वो एकदम से अलर्ट हो जाती है, पूरे ध्यान से अटेंशन से अलर्ट हो जाती है, और ब्राइटन मीन्स एकदम से चौंक पड़ती है। बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन इस बात से नहीं जो फ्रैम्पटन उसे कह रहा था, उस बात से वो नहीं चौंकती है, उस बात से उसको वो अलर्ट नहीं होती है। क्यों होती है वो अलर्ट? हेयर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड, वो चिल्लाती है, देखो लास्ट में आ ही गए। जस्ट इन टाइम फॉर टी, भाई ये टाइम चाय का है, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, और डोंट दे लुक, और ऐसा है मतलब वो कहते हैं कि चाय का टाइम है, एंड डोंट और दे लुक एज इफ दे वर मडी अप द आइज, और ऐसा लग रहा है यहाँ से कि ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर से, यानी कि पूरी तरह आइज से लेकर के नीचे तक सारी तरह मडी हो रखे हैं, कीचड़ में सने हुए हैं, पूरी तरह से वो आ गए हैं चाय के टाइम पर। फ्रैम्पटन shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension.
फ्रैम्पटन शिवर्ड हो जाते हैं, एकदम से कांप जाते हैं, स्लाइटली धीरे से खिसकते हैं, एंड टर्न टुवर्ड द नीज, और वो जल्दी से किसकी तरफ देखते हैं, मुड़ते हैं नीज की तरफ, विद ए लुक इंटेंडिंग टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रेंशन, एक सिंपैथिक, एक सहानुभूति तरीके से वो अपनी बातों को मतलब आंखों से उसको बयां करते हैं, बताते हैं। कॉम्प्रेंशन मतलब डिफ़िकल्टी, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। जब वो कहती है ना कि देखो वो आ गए और चाय का टाइम भी हो रहा है, और वो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तरह से आँख ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से कीचड़ में भरे हुए हैं, सने हुए हैं। तो फ्रैम्पटन इस बात को सुनकर एकदम से कांप जाता है और पीछे की तरफ वो टर्न करता है, किसकी तरफ, वेरा की तरफ टर्न करता है, और उसको एक मतलब बोलता कुछ नहीं है, बट इस तरह से कि जैसे कि एक सिंपैथेटिक कॉम्प्रेंशन, कि एक सहानुभूति टाइप उसे, मतलब कि वेरा उसको देखे और उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाया इस तरह से। द चाइल्ड वॉज स्टारिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज। जो बच्ची थी वो वेरा, वो कहाँ देख रही थी, ओपन विंडो की तरफ देख रही थी वो, विद अ डेज्ड हॉरर, और उसने उसकी आंखें जो हैं बहुत खुली हुई थी, डर से खुली हुई थी। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन स्वंग राउंड इन हिज सीट। एक शॉक के साथ, एक झटके के साथ, नेमलेस फियर मतलब उसको, नेमलेस मतलब जिसका कोई नाम ही ना हो, ऐसा डर, ऐसे डर से वो एकदम से चिल हो गया, ठंडा पड़ गया, एकदम से चौंकता है। फ्रैम्पटन स्वैंग, फ्रैम्पटन उछल पड़ता है, राउंड इन हिज सीट, अपनी सीट से ऊपर की तरफ उछलता है, पीछे मुड़ जाता है, एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और पीछे की तरफ उछल कर देखता है, उसी डायरेक्शन में, खिड़की की तरफ। इन द deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. In the deepening twilight, जो तारों की है, मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया है, हल्की सी चमक है, तो उसमें 3 फिगर्स उसे दिखाई दे रही हैं, जो कि वर वॉकिंग, क्या कर रही हैं वो, वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, जो लॉन से आ रही हैं, चल रही हैं वहाँ से, किधर की तरफ आ रही है, टुवार्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ आ रही हैं। उसे तारों की हल्की सी अंधेरा है, तारों की जो रोशनी है ट्विलाइट में, हल्की सी ट्विलाइट में उसे क्या दिखता है, फ्रैम्पटन को, कि 3 फिगर्स मतलब पर्सन की कोई छाया वगैरह दिखती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो विंडो की तरफ ही आ रहे हैं, और उन सभी के पास क्या है, गन है, बंदूक है। अंडर देयर आर्म्स, अपने आर्म्स के नीचे उन्होंने टाँकी हुई है। एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डनड विद अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर। उनमें से एक ने एक एक्स्ट्रा बर्डन भी रखा हुआ है, एक और चीज़ रखी है, क्या, वाइट कोट, कहाँ पर, अपने शोल्डर पर डाला हुआ है। उसने पहले बताया था ना इसमें वेरा ने कि भाई हाँ, वो खुद एक्सप्लेन करती है, उसकी जो आंटी है, कि भाई वाइट कोट लेकर वो आएंगे, तीनों गए हुए हैं, गन वगैरह भी ले गए हैं, आंटी के ले गए हैं, और वाइट कोट भी हमेशा वो लेके आते हैं। तो इसमें सेम यहाँ पर होता है। तो एक के पास, इन तीनों के पास गन है, 3 फिगर हैं, उसे हल्की सी दिखाई देती हैं, विंडो की तरफ वो आ रही हैं, और एक के पास क्या है, तीनों के पास गन है, उनमें से एक के पास एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है वाइट कॉट, जो उसने अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर डाला हुआ है। आ टायर्ड ब्राउन स्पिनल कैप्ड क्लोज एट देयर हील्स, और जो थका हुआ, टायर्ड मीन्स थका हुआ, ब्राउन स्पिनल वही डॉग, स्पिनल डॉग है, जो कैप्ड क्लोज उनके हील्स, उनके मतलब पैरों के बिल्कुल पास है, चल रहा है वो। नॉइसलेसली दे नियर द हाउस, बिना आवाज़ किए वो हाउस के पास आए। एंड देन ए हॉर्स यंग वॉइस चैंटेड ऑफ द डस्क। डस्क मतलब कि जो दिन छिप रहा है, धुंधलापन है, उसमें से एक हॉर्स यंग, थोड़ी भारी सी आवाज़, हल्की सी यंग आवाज़ आती है, और वो क्या कहती है, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड। वही जो सॉन्ग के बारे में बताया था ना, कि उसका जो भाई है वो हमेशा उसे टीस करता था, मिसिस पैल्टन को, वो सेम लाइन एक वहाँ पर आवाज़ आती है उस डस्क में, धुंधलेपन में से, क्या, आई से बैटी वाई डू यू बाउंड, ये आवाज़ उसे आती है। ये एक उस गाने की लाइन है जो उसका भाई मिसिस पैल्टन को गा करके चिढ़ाता था। नाउ इट्स द थर्ड कॉम्प्रिहेंशन. What else can Frampton do but beat a hesitated? Had he seen a ghost? The niece does have a knack for explaining an
अनकैनी कोइंसिडेंस। इस जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें आपको ये पता लगेगा कि वट एल्स कैन फ्रैम्पटन क्या कर सकता था। हेस्टिट भाई उसने जल्दी से क्या किया, क्या किस तरह से रिट्रीट किया, क्या उसने कोई भूत देखा था। और जो नीस ने फटाफट क्या एक्सप्लेन किया अनकैनी कोइंसिडेंस, उस इत्तेफाक के बारे में, वो आगे क्या बताती है। तो इस वाले पैराग्राफ में अब ये है कि क्या उसने सच में फ्रैम्पटन ने भूत देखे थे, वो क्या थे। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट। फ्रैम्पटन जल्दी से अपने स्टिक और हैट को खींचता है, मतलब उठाता है। द हॉल डोर, हॉल के पास जो दरवाज़ा है ना हॉल का, उस तक जाता है। द ग्रेवल ड्राइव, ग्रेवल मतलब पथरीला जो रास्ता है, वहाँ से वो निकलता है। एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। और जो फ्रंट गेट है वो कैसे थे, वहाँ पे डिमली नोटेड, वहाँ पे हल्की फुल्की मतलब कि क्या थी, लाइट, बहुत ही डिम लाइट थी। स्टेटेड इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट, कि वो फटाफट वहाँ से अपने सिर के बल सीधा चलता रहता है बिना कुछ देखे। साइकिलिस्ट कमिंग अलॉन्ग द रोड हैड टू रन इनटू द हैज़ टू अवॉइड इमिनेंट कॉलिशन। अब क्या होता है, एक साइकिलिस्ट रहता है, साइकिल पे कोई जा रहा है वहाँ से, जैसे ये मिस्टर फ्रैम्पटन वहाँ से दौड़ता हुआ बाहर निकलता है, पथरीला रास्ता है, आगे भी लाइट बहुत कम है, तो वो बस अपने एक सर के भाई एक ही सीध में चला जा रहा है बिना इधर उधर देखे। तो एक साइकिल वाला है, उस वो क्या है रोड पर से जा रहा है, वो भी हैड टू रन इनटू द हैज़, और वो हैज़ की तरफ दौड़ता हुआ गिर गया। टू अवॉइड इमिनेंट कॉलिशन, कि अचानक से क्या हुआ, अचानक से ये कॉलिशन मतलब टकराना, अचानक से जो टकराव हुआ ना उसको बचाने के चक्कर में वो हैज़ में जाके गिर जाता है। हेयर वी आर माई डियर सैड द बियर ऑफ वाइट मैकिंटॉश कमिंग इन थ्रू द विंडो। हु वॉज दैट हु bolted आउट एज वी केम अप, said the bearer of white मैकिंटॉश। वाइट मैकिंटॉश है जो इसमें वो आदमी है जो उसका हस्बैंड है, वो आता है। हेयर वी आर, हम आ गए माई डियर, कमिंग इन थ्रू द विंडो, विंडो से आते हुए वे इस तरह से बोलते हैं। हु वॉज दैट, वो कहती है कि ये वो आदमी पूछता है उससे कि हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज, ये आदमी कौन था जो गोली की तरह यहाँ से भाग गया, बहुत जल्दी यहाँ से भाग गया जो ही हम आए। अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन, अ मिस्टर नेटल, सेड मिसिज स्पेल्टन। मिसिज स्पेल्टन आंसर देती है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन था ये, असाधारण व्यक्ति था, इसका नाम था मिस्टर नेटल। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डेस्ट ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और अपॉलॉजी व्हेन यू अराइव्ड। कहती है कि वो ही कुड ओनली टॉक अबाउट, वह सिर्फ उसने वह कैसी बातें कर सकता है अपने बारे में, उसने कैसी बातें की, सिर्फ अपनी बीमारी की ही बातें करता था वो। एंड डेस्ट ऑफ विदाउट, और जल्दी से यहाँ से भाग गया, विदाउट आर वर्ड ऑफ गुड बाय या सॉरी वगैरह, अपोलॉजी, कोई क्षमा याचना मांगे बिना ही वो यहाँ से भाग गया। वैन यू राइट, जो ही आप आए, जब आप आए, आप सभी यहाँ पर अंदर आते हुए दिखे, तो वो बिना बाय किए, बिना सी ऑफ किए, और ना ही उसने सॉरी बोला कि भाई यहाँ से मैं जा रहा हूँ, या उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, और बिना कुछ कहे वो यहाँ से भाग गया आपको देखते ही। और वो हमेशा वो बस अपनी बीमारी के बारे में ही बात करता था, कर सकता था। वन वुड थिंक ही हैड सीन ए घोस्ट, ऐसा लगता है मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पिनेल, सैड द नीस कामली। अब इसमें फिर वेरा आंसर देती है, क्या बोलती है कि मुझे लगता है कि इट वॉज द स्पिनेल, ये जो डॉग है ना अपना स्पिन, ये इसकी वजह से भागा है वो। ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, उसने मुझे बताया था कि उसे कुत्तों से डर लगता है। ही वॉज वंस हंटेड इन टू अ cemetery somewhere on the banks of the Gangas by a pack of dogs and had to spend the night in the newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. वो बताती है कि हाँ उसने मुझे बताया था कि उसे डॉग से मतलब काफ़ी फोबिया है, बहुत डरता है वो उससे। ही वॉज वंस हंटेड, कि एक बार उसको हंट किया गया था, मतलब उस पर धावा बोला गया था, किसका, इनटू सिमेट्री समवेयर ऑन द बैंक्स, गंगा के किनारे, भाई वो कहीं पर गया था एक बार, बाय ये पैक ऑफ डॉग्स,
तो वहाँ पर पैक ऑफ डॉग्स का मतलब डॉग का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे डॉग्स ने आकर के उस पर हमला बोल दिया था। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग, और इसीलिए उसको कहाँ पर रात बितानी पड़ी थी, एक जो नई खोदी थी, ग्रेव मतलब होता है कब्र, कब्र खोदी थी, उसमें उसको अपनी रात बितानी पड़ी थी इन कुत्तों से डर की वजह से। विद द क्रीचर स्नार्लिंग, और उस ग्रेव में बितानी पड़ी थी रात, और किसके साथ बितानी पड़ी थी, इन कुत्तों के साथ ही। ये जो डॉग्स हैं ये वहाँ आसपास ही मंडरा रहे थे। स्नार्लिंग, गुर्राते हुए, ग्रीनिंग मतलब वो जैसे दांत वांत दिखाते हुए डॉग्स करते हैं ना गुस्से में, एंड फॉर्मिंग, झाग निकालते हुए, जस्ट अबाउ हिम, उसके ऊपर कर रहे थे। वो नीचे ग्रेव में पड़ा हुआ रहा था, ऊपर से जो कुत्ते हैं डॉग्स है वो उसके ऊपर स्नार्लिंग कर रहे थे, ग्रीनिंग एंड फॉर्मिंग जस्ट अबाउ हिम, उसके ऊपर से ये सब कर रहे थे, गुर्रा रहे थे, भौंक रहे थे और झाग वगैरह फेंक रहे थे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया तभी से। वो बताती है कि इसने ना मुझे बताया था, किसने, नीस है जो उसकी, मिसिस स्पेल्टन की जो नीस है वेरा, वो बताती है कि ये मिस्टर फ्रैम्पटन इसलिए भागा है, ये इसने ये नहीं सोचा आप भूत हो, ये तो इसलिए भागा है कि ये इस डॉग से डर गया है, क्योंकि इसे डॉग से डर लगता है। उसने मुझे अपनी लाइफ के एक वाक़ये के बारे में बताया था, घटना के बारे में बताया था कि एक बार डॉग्स का जो ग्रुप था, पूरे बहुत सारे डॉग्स थे, उन्होंने उस पर मिस्टर फ्रैम्पटन पर हमला बोल दिया था, और उनसे बचने के लिए उसे एक नई जो खोदी थी, किसी की ग्रेव वगैरह कब्र खोदी थी, उसमें उसको रात बितानी पड़ी थी। और उसके ऊपर से पूरी रात भर ये जो डॉग्स हैं सारे, ये उस पर गुर्राते रहे थे, भौंकते रहे थे, और मतलब फॉर्मिंग करते रहे थे। तो इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा दहशत हो गई, उसी दिन से वो डॉग से डरने लगा है, और बाकी कुछ नहीं है ऐसा। एनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व, कहते काफ़ी है किसी का मतलब अपनी नर्व खोलने के लिए। भाई ये जो सब हुआ किसी भाई कोई इंसान के साथ इतना बुरा हुआ है, तो ये काफ़ी है किसी को अपनी नर्व खोलने के लिए, अपना जो मेंटल डिस्टर्बेंस के लिए काफ़ी है ये चीज़ें। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। अब सबसे जो वैसी बातें हैं, उत्तेजित वाली बात क्या है इसमें कि बहुत ही जल्दी उस लड़की ने, उसकी स्पेशलिटी क्या थी, उसने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में सब कुछ चेंज कर दिया, अपनी स्टोरी को ही चेंज कर दिया। तो आप माइंड यूज कीजिए और बताइए इसमें हुआ क्या था। क्या सच में वो घोस्ट थे, या नीस है जो वो वेरा है वो झूठ बोल रही थी, वो ऐसे ही एंटरटेन कर रही थी अपना, मतलब उसके साथ ऐसे मजाक कर रही थी, प्रैंक कर रही थी, या फिर क्या था इसमें, या वो सच में ही डॉग से डरा था। बट डॉग से रिलेटेड फ्रैम्पटन ने कभी कोई बात ही नहीं की थी वेरा से, तो ऐसा तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं। उस लड़की में एक टैलेंट था कि वो बहुत जल्दी बातों को घुमाकर और फटाफट कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकती थी, बहुत जल्दी से वो कोई भी स्टोरी बना सकती थी वहीं की वहीं, और किसी भी घटना को एक नया रूप दे सकती थी। तो इस तरह से वो लड़की काफ़ी स्मार्ट थी वेरा, उसी ने सारी स्टोरी को इधर उधर घुमा दिया। इसका जो राइटर है साकी एच मुनरो, साकी इनका निक नेम है, और मोस्टली जो इन्होंने बहुत सारी एनसीईआरटी और ये सीबीएसई इन सब के लिए लिखा है, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उनकी, पब्लिश भी हुई है इसमें, अपनी बुक्स वगैरह में काफ़ी हैं। बट जो इनका जो नेम है ये हमेशा साकी के नाम से है, खुद को मतलब फेमस करवाना चाहते थे, तो साकी ही इनका मेन, साकी के नेम से ही लोग इन्हें जानते हैं। देन बेटा, now at last we have read our 7th chapter. Thanks.